नमस्कार, मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज़ के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। शिवसेना के पूर्व सांसद आनंदराव अडसूल के मुंबई के कांदिवली स्थित निवास स्थान पर सोमवार की सुबह 6 बजे प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा छापा डाला गया, जिसके बाद करीब 4 घंटे तक पूर्व सांसद आनंदराव अडसूल से पूछताछ भी की गई और आनंदराव अडसूल व उनके पुत्र व पूर्व विधायक अभिजीत अडसूल को ईडी द्वारा समन्स जारी करते हुए पूछताछ हेतु प्रत्यक्ष उपस्थित रहने का आदेश भी दिया गया। 4 घंटे तक चली पूछताछ के बाद पूर्व सांसद आनंदराव अडसूल की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। पश्चात उन्हें एम्बुलेंस के जरिए गोरेगांव स्थित लाइफलाइन मेडिकेयर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनके पुत्र व पूर्व विधायक अभिजीत अडसूल भी अपने पिता के साथ मौजूद थे। मुंबई स्थित सिटी कोऑपरेटिव बैंक में 980 करोड़ रुपए का घोटाला होने के मामले को लेकर बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा द्वारा की गई शिकायत के आधार पर ईडी द्वारा यह छापामार कार्रवाई की गई है, ऐसी जानकारी है। वहीं दूसरी ओर पूरे मामले को लेकर पूर्व सांसद आनंदराव अडसूल द्वारा अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा गया कि सिटी बैंक का कुल आर्थिक लेन देन ही 800 करोड़ रुपए का था। ऐसे में 980 करोड़ रुपए का घोटाला होने की बात पूरी तरह से बेमानी है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आज सुबह ईडी के अधिकारी उनके घर आए थे और उन्हें जांच हेतु ईडी कार्यालय में उपस्थित रहने का समन्स दिया गया। इसमें छापा पड़ने जैसी कोई बात नहीं थी। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने अमरावती जिले की सांसद नवनीत राणा के निर्वाचन एवं जाति वैधता प्रमाण पत्र को अदालत में चुनौती दी है और जब जब उस मामले की तारीख नजदीक आती है तब राणा दंपति द्वारा किसी न किसी बात को लेकर शगुफा छोड़ा जाता है। वहीं पूर्व सांसद आनंदराव अडसूल के पुत्र व पूर्व विधायक अभिजीत अडसूल ने बताया कि उनके पिता को ब्लड प्रेशर व शुगर संबंधी शिकायत है, जिसके लिए अक्सर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। आज सुबह भी उन्हें अचानक कुछ अस्वस्थ महसूस हुआ, जिसके बाद उन्हें गोरेगांव स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ईडी द्वारा उनके मुंबई अथवा अमरावती स्थित घर पर कोई छापा नहीं मारा गया है तथा उनके पिता की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, बल्कि सोमवार की सुबह ईडी के अधिकारी उनके घर पर केवल समन्स देने हेतु आए थे। पूर्व सांसद आनंदराव अडसूल के मुंबई स्थित आवास पर छापे की खबर के सामने आते ही कई खबरिया चैनल द्वारा उनके अमरावती शहर स्थित आवास पर भी ईडी द्वारा छापा मारे जाने की खबर प्रसारित की गई, किंतु अमरावती के नवसारी परिसर स्थित अडसूल परिवार के आवास पर ताला लटका हुआ है और यहां पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा पड़ा है। अतः अमरावती स्थित अडसूल परिवार के आवास पर ईडी का छापा पड़ने की खबर पूरी तरह से गलत साबित हुई है। विगत 25 व 26 सितंबर को ली जाने वाली स्वास्थ्य महकमे के गट क व गट ड की परीक्षा को ऐन समय पर स्थगित कर दिया गया था, जिससे संबंधित परीक्षार्थियों में जबरदस्त रोष की लहर व्याप्त हो गई। वहीं अब राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे द्वारा बताया गया कि आगामी 24 अक्टूबर को गट क व 31 अक्टूबर को गट क की परीक्षा ली जाएगी। दोनों ही दिन रविवार रहने के चलते परीक्षा केंद्र हेतु शालाएं सहज उपलब्ध हो जाएंगी। साथ ही परीक्षा से 9 दिन पहले परीक्षार्थियों को हॉल टिकट प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने विद्यार्थियों से किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं देने का आह्वान भी किया। आज अकोला जिले के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आगामी चुनाव अपने दम पर लड़ेगी, यह पहले ही तय कर लिया गया है। ऐसे में उसी हिसाब से जिला परिषद के उपचुनाव की रणनीति तय की जा रही है। साथ ही मनपा चुनाव के लिए समय आने पर सहयोगी दलों से बातचीत की जाएगी, लेकिन अपने दम पर लड़ने का दावा नहीं छोड़ा जाएगा। अकोला के स्वराज भवन में बुलाई गई पत्रकार परिषद में उन्होंने यह भी कहा कि प्रभाग रचना को लेकर उनका किसी पार्टी से कोई मतभेद नहीं है। हालांकि 3 सदस्यीय प्रभाग रचना को लेकर पार्टी के कई नेताओं ने अपना विरोध दर्शाया है और उनकी भावनाओं को सरकार तक पहुंचा दिया गया है, जिसे मान्य किया जाएगा, ऐसी उम्मीद है। बुल्ढाना में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने हेतु पहुंची राष्ट्रवादी कांग्रेस की सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि पहले जिस तरह लोग बाग एक दूसरे को पोस्टकार्ड के जरिए चिट्ठियां भेजा करते थे, आजकल उसी तरह भाजपा या केंद्र सरकार के खिलाफ बोलने पर तुरंत ईडी की नोटिस भेज दी जाती है और इन दिनों देश में ईडी की नोटिस भेजना मानो एक फैशन हो गया है। यही वजह है कि भाजपा का विरोध करने वाले नेताओं को धड़ाधड़ एक के बाद एक ईडी की नोटिस भेजी जा रही है। विगत 10 माह से दिल्ली की सीमा पर किसानों द्वारा 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन को समर्थन देने हेतु आज सोमवार 27 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिसके तहत सोमवार की सुबह शहर के इरविन चौराहे से किसान समर्थक संगठनों द्वारा पदयात्रा रैली निकाली गई और शहर के सभी प्रमुख व्यापारिक क्षेत्रों से गुजरते हुए व्यापारियों से अपने प्रतिष्ठान बंद करते हुए भारत बंद आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किया गया। इस बंद को अमरावती शहर सहित जिले में सम्मिश्र प्रतिसाद मिला है। जिंदाबाद जिंदाबाद मजदूर एकता जिंदाबाद 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 एक की जनता एक हो किसानों के समर्थन में देश की जनता एक हो किसानों के समर्थन में देश की जनता एक हो जिंदाबाद 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 पूरा भारत बंद होगा। 27 सितंबर को क्या होगा? पूरा भारत
जिंदाबाद जिंदाबाद किसान संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद 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 इंसाफ जिंदाबाद 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 किसी पर हमला नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे किसी पर हमला नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे खबर के हाथों तेज बेचना बंद करो खबर के हाथों तेज बेचना बंद करो इंसाफ जिंदाबाद 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 इंसाफ जिंदाबाद 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 सत्ता की नंबर क्या होगा पूरा भारत बंद होगा सत्ता की नंबर क्या होगा पूरा भारत बंद होगा इंसाफ जिंदाबाद 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 इंसाफ जिंदाबाद 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 किसानों के समर्थन में देश की जनता एक हो किसानों के समर्थन में देश की जनता एक हो हमला नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे खेती का हमला नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे एमएसपी पर लेके आएंगे अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद की जिला शाखा द्वारा अमरावती में आयोजित कार्यकर्ता प्रबोधन शिविर में हिस्सा लेने हेतु पहुंचे परिषद के प्रदेशाध्यक्ष बापू साहब भुजबल ने यहां पर एक पत्रकार परिषद को संबोधित करते हुए कहा कि ओबीसी समाज का राजनीतिक आरक्षण खत्म होने के लिए पूरी तरह से केंद्र की मोदी सरकार जिम्मेदार है। साथ ही मोदी सरकार व भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार झूठ बोलते हुए ओबीसी समाज को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं इसे लेकर राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार को झूठे आरोपों को कटघरे में खड़ा करने का काम किया जा रहा है। तो निर्णय मनमोहन सिंगांच्या काळात घेतला होता अशी दिशाभूल करतात। मला असं सांगण्यात आलं की देवेंद्र फडणवीस वकील आहेत। मला असंही सांगण्यात आलं की त्यांचे मित्र आशिष शेलार माजी मंत्री ते सुद्धा वकील आहेत। या दोघांच्याही वकिलीच्या डिग्र्या बोगस आहेत असा माझा आरोप आहे, कारण त्यांना सुप्रीम कोर्टाचा निकालच कळलेला नाही। हिंदू स्मशान संस्था की ओर से मनपा आयुक्त प्रशांत रोडे को एक निवेदन सौंपा गया। इस निवेदन में संस्था अध्यक्ष एडवोकेट आर.बी. अटल द्वारा कहा गया कि कोविड संक्रमण काल के दौरान कोविड संक्रमण की वजह से मृत हुए जितने भी लोगों के पार्थिवों का अंतिम संस्कार प्रशासन द्वारा हिंदू स्मशान भूमि के मुक्तिधाम में कराया गया। उसकी एवज में मनपा प्रशासन द्वारा संस्था को अब तक अंत्येष्टि अनुदान प्रदान नहीं किया गया है, जबकि कोविड संक्रमित शवों का अंतिम संस्कार करने हेतु हिंदू स्मशान संस्था को अपने पास से अतिरिक्त खर्च करना पड़ा। इस दौरान मृतकों के परिजनों से प्राप्त अंत्येष्टि की रकम को काटकर संस्था को अपने पास से 16,49,300 रुपए खर्च करने पड़े, जिसका हिसाब किताब संस्था द्वारा मनपा प्रशासन को काफी पहले दिया जा चुका है, किंतु अब तक प्रशासन की ओर से हिंदू स्मशान संस्था को अंत्येष्टि पर हुए अतिरिक्त खर्च की राशि नहीं दी गई। साथ ही इस ज्ञापन में यह भी कहा गया कि कोविड संक्रमण काल के दौरान हिंदू स्मशान संस्था की शववाहिका कोविड मृतकों के शवों को अंतिम संस्कार हेतु कोविड अस्पतालों से स्मशान तक लाने के काम के लिए प्रशासन को 25 मार्च 2020 से उपलब्ध कराई गई थी, जिसका 25 मार्च से 30 सितंबर 2020 तक किराया प्रशासन द्वारा अदा किया गया है। वहीं 1 अक्टूबर 2020 से अब तक का किराया प्रशासन ने हिंदू मोक्षधाम को उपलब्ध नहीं कराया है। ऐसे में 1 अक्टूबर 2020 से 29 मई 2021 तक इस शववाहिका के प्रयोग हेतु हिंदू स्मशान संस्था को अमरावती मनपा प्रशासन से 2,41,000 रुपए का अनुदान लेना बनता है। अतः मनपा प्रशासन द्वारा हिंदू स्मशान संस्था को जल्द से जल्द अंत्येष्टि पर हुए अतिरिक्त खर्च की राशि सहित शववाहिनी के किराए अथवा अनुदान की राशि अदा करे। अमरावती शहर सहित जिले में रहने वाले अग्रवाल समाज द्वारा अग्रवंश प्रवर्तक तथा समाजवाद के प्रणेता छत्रपति महाराजा श्री अग्रसेन का जयंती महोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है, किंतु कोविड संक्रमण काल एवं लॉकडाउन के चलते विगत वर्ष यह महोत्सव नहीं मनाया गया था। वहीं इस वर्ष कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों एवं लॉकडाउन के तहत जारी निर्देशों का पालन करते हुए पूरे उत्साह के साथ महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत अमरावती शहर में आगामी 2 से 7 अक्टूबर तक श्री अग्रसेन जयंती महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और आगामी शनिवार 2 अक्टूबर को रैली प्लॉट स्थित अग्रसेन भवन में ध्वजारोहण व पूजन के साथ इस महोत्सव का बड़े विधि विधान के साथ शुभारंभ होगा। इस 6 दिवसीय जयंती महोत्सव में क्रीड़ा, मनोरंजन व ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों के साथ साथ महाआरती व 56 भोग का भी आयोजन किया जाएगा। वहीं परतवाड़ा शहर में श्री राजस्थान अग्रवाल पंचायत द्वारा बड़ी धूमधाम के साथ अग्रसेन जयंती महोत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत कल रविवार 26 सितंबर को अंजनगांव रोड स्थित श्री अग्रवाल भवन में सुबह 9 बजे श्रीमती कमला देवी अग्रवाल की प्रमुख उपस्थिति में श्रीमती विमला देवी अग्रवाल के करकमलों से ध्वजारोहण करते हुए महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव का शुभारंभ किया गया। इस महोत्सव का समापन आगामी 7 अक्टूबर को विधि विधान पूर्वक किया जाएगा। विश्व पर्यटन दिवस के उपलक्ष्य में राज्य के 7 जिलों में बड़ी धूमधाम के साथ पर्यटन दिवस मनाया गया, जिसके तहत अमरावती स्थित पंचवटी चौक सहित मेलघाट के कुछ दर्शनीय इलाकों में दीवारों पर महापुरुषों के भित्ति चित्र साकार किए गए। इस हेतु मुंबई से कई नामांकित चित्रकार अमरावती व मेलघाट पहुंचे थे। सबसे उल्लेखनीय यह रहा कि इस आयोजन का सीधा प्रसारण अमरावती से मंत्रालय में किया गया, जहाँ पर सभी मंत्रियों द्वारा इस आयोजन को देखते हुए पर्यटन दिवस में सहभाग लिया गया।
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव तथा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक के जन्मदिवस अवसर पर सोमवार 27 सितंबर को दिल्ली के साउथ एवेन्यू स्थित निवास स्थान पर जाकर अमरावती के पूर्व पालक मंत्री तथा वरिष्ठ नेता डॉक्टर सुनील देशमुख तथा प्रदेश कांग्रेस के महासचिव किशोर बोरकर ने मुकुल वासनिक को जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी। वलगांव निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व विधायक तथा लोक नेता संजय बंड की जयंती अवसर पर शिवसेना की स्थानीय शाखा व संजय बंड मित्र परिवार की ओर से विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस समय प्रीति संजय बंड की उपस्थिति में लोक नेता संजय बंड की स्मृतियों का अभिवादन कर उन्हें आदरांजलि दी गई और विभिन्न सामाजिक आयोजनों के जरिए संजय बंड की जयंती मनाई गई। कैंप परिसर स्थित नवजीवन अस्पताल के संचालक डॉक्टर गोविंद लाहौटी के जन्मदिवस अवसर पर उनके मित्र परिवार द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। इस रक्तदान शिविर में 36 यूनिट रक्त संकलित हुआ। साथ ही शिविर में डॉक्टर गोविंद लाहौटी व उनकी पत्नी डॉक्टर आबा लाहौटी सहित 34 लोगों द्वारा स्वयंस्फूर्त रूप से रक्तदान किया गया। शहर के प्रतिष्ठित नागरिक व श्री राजस्थानी हितकारक मंडल के सचिव रामेश्वर गग्गड़ की भांजी प्रीति अतुल इंदानी ने अमेरिका के लॉस एंजलिस में स्थित श्रीनाथ जी मंदिर में आयोजित रंगोली स्पर्धा में हिस्सा लेने के साथ ही इस स्पर्धा में प्रथम स्थान भी हासिल किया। सोमवार की सुबह अमरावती शहर के आसमान पर घने कोहरे की दुधिया चादर छाई रही, जिससे मौसम काफी देर तक सर्द बना रहा और सूरज की रोशनी के दर्शन भी काफी देर से हुए। विगत 2-4 दिनों से मौसम लगातार बदलीला है और बीच बीच में रुक रुक कर बारिश हो रही है। ऐसे में रोजाना ही शहर के आसमान पर घना कोहरा छाया दिखाई देता है। आज अमरावती शहर में एक व्यक्ति कोविड संक्रमित पाया गया और एक व्यक्ति कोविड मुक्त होकर अस्पताल से अपने घर लौटा। जिले में अब तक कुल 96,732 कोविड संक्रमित पाए जा चुके हैं, जिनमें से 95,119 मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। इस समय जिले में 17 एक्टिव पॉजिटिव मरीज हैं, जिनमें मनपा क्षेत्र के 14 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 3 मरीजों का समावेश है। इनमें से 7 मरीज कोविड अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं मनपा क्षेत्र में 7 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 1 मरीज को होम आइसोलेशन में रखा गया है। बीते 24 घंटे के दौरान 167 नागरिकों की कोविड टेस्ट की गई, जिसमें से 0.59% की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। साथ ही इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण 98.32% पर है। वहीं सोमवार को समूचे संभाग में 8 नए कोविड संक्रमित मरीज पाए गए, जिनमें अकोला के 3, बुल्ढाना के 2, वाशिम के 2 मरीजों का समावेश रहा। साथ ही सोमवार को संभाग में 7 मरीज कोविड मुक्त हुए, जिनमें अकोला के 1, बुल्ढाना के 5 नागरिक शामिल हैं। शहर में अनधिकृत निर्माण कार्य करने वालों के खिलाफ 7 दिनों के भीतर कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर युवक कांग्रेस व एनएसयूआई की ओर से निगमायुक्त प्रशांत रोड़े को एक ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही ऐसा नहीं होने पर 7 दिन पश्चात शहर में तीव्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई। हो आणि जे चांगलं सर म्हणजे 2-3 दिवसाआधी म्हणजे जीवितहानीचा म्हणजे भांडणापर्यंतचा विषय आला होता तिथे, म्हणजे असं एकदम पार्किंग दुकानदार ते पार्किंग वगैरे ते म्हणजे एकदम म्हणजे तिथं आपलं पेशंट येऊ राहिला, त्यांचे नातेवाईक आणि ते भानगड एकदमच भयंकर परिस्थिती असते। युवा स्वराज्य चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से जिलाधीश के जरिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भेजे गए निवेदन में कहा गया कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार द्वारा आवश्यक कदम उठाए जाएं, क्योंकि इन दिनों राज्य में महिलाओं पर अत्याचार की काफी घटनाएं सामने आ रही हैं और महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। शेगांव झोपड़पट्टी वासियों को पीआर कार्ड उपलब्ध कराने सहित अन्य कई मांगों को लेकर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठौले ग्रुप की ओर से डेरा व प्रदर्शन आंदोलन आरंभ किया गया है। साथ ही जिलाधीश को इस बारे में निवेदन भी सौंपा गया है। इसके साथ ही ऑल इंडिया पैंथर सेना की ओर से भी जिलाधीश को सौंपे गए निवेदन में कहा गया कि राज्य में दुराचार के जितने भी लंबित मामले हैं, उन सभी मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर दुराचारियों को फांसी की सजा जल्द से जल्द दी जाए और महिला अत्याचार की घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कानून भी बनाए जाए। वहीं हेल्पिंग हैंड संगठन की ओर से जिलाधीश के जरिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भेजे गए निवेदन में कहा गया कि डोंबिवली में 14 वर्षीय नाबालिग पर किए गए सामूहिक दुराचार की घटना को अंजाम देने वाले दुराचारियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए। महाबैंक कर्मचारी संगठन द्वारा बैंक में कर्मचारी भर्ती के लिए चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जा रहा है। इस आंदोलन में अमरावती से भी बैंक कर्मचारी शामिल हुए और इस आंदोलन को ऑल इंडिया बैंक ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉयज फेडरेशन, बैंक ऑफ कर्मचारी महासंघ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र कर्मचारी सेना व महाबैंक नवनिर्माण सेना का भी समर्थन मिला है। केवल और केवल एक मुद्दा यानी रिक्रूटमेंट, स्टाफ भर्ती के लिए आज हम एक पूरे देशव्यापी आंदोलन पर गए हैं। बैंक मैनेजमेंट से पिछले कई वर्षों से बातचीत करने के दौरान हमें केवल और केवल आश्वासन मिला कि हम स्टाफ भर्ती करेंगे, रिक्रूटमेंट करेंगे। बैंक में आज ऐसी परिस्थिति है कि रिटायरमेंट की वजह से काफ़ी स्टाफ खाली हो चुका है, वीआरएस की वजह से काफ़ी स्टाफ खाली हो चुका है। पिछले कोरोना में पिछले 1-1.5 वर्षों में हमारे बैंक में 50 से अधिक स्टाफ की मृत्यु हुई, उसकी वजह से स्टाफ खाली हो चुका है। पदोन्नति की वजह से स्टाफ खाली हो चुका है। आज बैंक के अंदर अवार्ड स्टाफ
यानी क्लरिकल, दफ्तरी, पीटीएस और गार्ड्स, इन लोगों का इतना ज़्यादा शॉर्टेज हो चुका है कि रोज़मर्रा के काम करने में भी हमें काफ़ी कठिनाई आ रही है। फर्जी प्रमाण पत्र वितरित करने वाले अधिकारियों व फर्जी प्रमाण पत्र का लाभ उठाने वाले व्यक्तियों पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर चांदूर बाजार भाजपा के तहसील अध्यक्ष मुरली माकोड़े द्वारा जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा गया है। महात्मा फुले ब्रिगेड की ओर से जिलाधीश के जरिए राज्य के मुख्यमंत्री को भेजे गए निवेदन में ई फसल सर्वेक्षण करने हेतु किसानों पर सख्ती न करने की मांग को लेकर निवेदन सौंपा गया। साथ ही यह कार्य सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से पूर्ण करने की मांग की गई। स्वास्थ्य विभाग के गट क व गट ड की परीक्षा 1 माह के भीतर ली जाए, इस आशय की मांग को लेकर जय संविधान संगठन की ओर से जिलाधीश के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही एमपीएससी की ओर से तत्काल टाइम टेबल घोषित करते हुए 24 विविध परीक्षाएं ली जाएं एवं पद भर्ती की प्रक्रिया को पूर्ण की जाए, इस आशय की भी मांग की गई। पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह के आदेश पर शहर यातायात विभाग ने विशेष अभियान चलाते हुए बिना नंबर वाले वाहनों को सीधे यातायात कार्यालय में जमा कराने का सिलसिला आरंभ किया है। ऐसे में अब तक कई वाहनों को शहर यातायात पुलिस थाने में लाकर जमा करा दिया गया है। अंजनगांव पुलिस के थानेदार दीपक वानखड़े के मार्गदर्शन में अंजनगांव सुरजी पुलिस ने 2 टाटा एस मालवाहकों से 20-20 क्विंटल सरकारी राशन वाला चावल बरामद किया। इस कार्रवाई में पुलिस ने सुरजी के बुधवारा में रहने वाले मोहम्मद साकिब मोहम्मद शाहिद, अजीजपुरा में रहने वाले एजाज खान अजीज खान व अनाज का स्टॉक रखने वाले मोहम्मद जिया मोहम्मद यूनुस को हिरासत में लिया है। पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद आरोपियों ने बताया कि वे यह माल परतवाड़ा के मुगलाईपुरा परिसर में रहने वाले रशीद टोपली नामक व्यक्ति को बेचने के लिए ले जा रहे थे। सरकारी राशन अनाज की इस तस्करी एवं अवैध तरीके से बिक्री के मामले को लेकर अंजनगांव थाना पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। अचलपुर नगर परिषद के अग्निशमन विभाग में कार्यरत राधेश्याम शर्मा के सरकारी आवास पर घर के पास ही स्थित पेड़ की एक बड़ी सी टहनी टूटकर गिर गई। सौभाग्य से इस समय घर में कोई भी नहीं था, जिसकी वजह से बड़ा अनर्थ टल गया। हालांकि इस घटना की वजह से घर में रखे साहित्य का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। चिखलदरा तहसील के खीरपानी के झरने में डूबने से 22 वर्षीय शेखर उर्फ गोलू कालमे की मौत हो गई। गोलू कालमे रविवार 26 सितंबर को अपने कुछ दोस्तों के साथ खीरपानी झरने पर घूमने फिरने के हिसाब से पहुंचा था और नहाने के लिए झरने के पानी में उतरा था, किंतु पानी की गहराई का अनुमान नहीं लगा पाने की वजह से वह पानी में डूब गया। रविवार की रात 11 बजे के दौरान तिवसा राष्ट्रीय महामार्ग पर अवैध रूप से गौवंश को लेकर जा रहे एक वाहन का पहिया निकलकर भाग गया, जिसकी वजह से वाहन जगह पर ही रुक गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 13 गौवंश जानवरों को सुरक्षित बचाने में कामयाबी हासिल की। परतवाड़ा पुलिस थाना क्षेत्र में 15 वर्षीय बालिका पर गांव के ही 22 वर्षीय युवक ने घर में घुसकर अत्याचार किया। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह घटना 4 सितंबर को घटित हुई थी, जिसे लेकर 18 सितंबर को परतवाड़ा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। चिखलदरा के मोजरी पॉइंट के पास रविवार की दोपहर अचानक गाज गिर गई, जिसकी चपेट में आने से 6 पर्यटक गंभीर रूप से घायल हुए। इन सभी पर्यटकों को ग्रामीण अस्पताल में इलाज कराने के बाद जिला अस्पताल में इलाज हेतु रेफर किया गया। पता चला है कि अमरावती के साबले परिवार व उनके रिश्तेदार पर्यटन सफारी के लिए चिखलदरा आए थे और मोजरी पॉइंट परिसर में उन पर अचानक आसमानी बिजली गिरी, जिसकी वजह से किशोर साबले, वैशाली साबले व आदित्य जौन जाल झुलस गए और उन्हें प्राथमिक उपचार करने के बाद अमरावती रेफर किया गया। वहीं सागर ठाकुर व ब्राह्मण है, यह दोनों बिजली की तेज कड़कड़ाती आवाज सुनकर घबरा गए। उन पर भी ग्रामीण अस्पताल में इलाज किया गया। वडगांव में एक 10 फीट के अजगर को प्रहार सर्पमित्र वन्यजीव संगठन की ओर से जीवन दान दिया गया। वडगांव के खेत में यह अजगर विगत 5 दिनों से पड़ा हुआ था, जिसकी जानकारी मिलते ही प्रहार सर्पमित्र वन्यजीव संगठन के सदस्य यहां पर पहुंचे और उसे कुएं से निकालकर जंगल में ले जाते हुए सुरक्षित ढंग से छोड़ दिया गया। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।